जोर से बोलो जय माता। गुड मॉर्निंग एवरी, वेलकम यू ऑल। आप सब लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से टाइम्स कोचिंग में मैं डॉक्टर भरत कुमार रजक स्वागत करता हूँ। काला काला क्यों आ रहा है, थोड़ा सा लाइट लगा दूं। जस्ट एक सेकंड दो मुझे, फिर अपन लोग करेंगे जय माता की रॉक्स नाउ। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नाउ हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और नेशनल इनकम में जय महाकाल, राधे राधे। तो नेशनल इनकम में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि नेशनल इनकम सबसे पहली बार किसने कैलकुलेट करी, कौन कौन इसको कैलकुलेट नहीं क्या बोलते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा प्रोडक्ट मेथड, उत्पादन विधि, जिसमें देखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों क्षेत्र हैं हमारे अर्थव्यवस्था के। इन तीनों क्षेत्र में टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन जितना होता है, उस सबको हम ऐड कर देते हैं एक साल में, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडी। अभी मैं आपको जीडीपी के बारे में बहुत अच्छे से और समझाऊंगा। अभी मैं जीडीपी के बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट ना। इसके अलावा हमने देखा एक वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य योग विधि, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्तीय उपभोग। मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी और इन पढ़ाई आप लोगों को, और इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को ज्ञान दिया। फिर अब चलते हैं, जो हम लोग का डिस्कशन अभी चल रहा है क्या, तो डिस्कशन चल रहा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां। आखिर कौन कौन से मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। तो हमने देखा कि जो सबसे पहला मेथड है, इसे हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड, या इसे हिंदी में बात करें तो उत्पाद विधि। उत्पाद विधि का एक और नाम है, हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। हिंदी में कहेंगे दोस्तों मूल्य योग वैल्यू एडेड मेथड। और इसी का एक तीसरा नाम है जिसे हम कहते हैं आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, इसी को भी उत्पाद विधि कहते हैं, आउटपुट प्रोडक्शन। ना, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, संजीत, राज एंड सभी लोगों को। अब आगे चलते हैं बेटा। तो दूसरा में ये, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया और आपको समझा दिया कि आखिर प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड का क्या मतलब है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब हम आगे बात करेंगे और दूसरे मेथड की ओर चलेंगे जिसका नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड, आय विधि। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स और अच्छे से सीखनी है तो यहाँ इस क्लास में मैं पूरी थ्योरी करा रहा हूँ। इसके अलावा एक 402 रुपए का मैंने एक वीओडी बना रखा है, एमसीक्यू का, वीडियो ऑन डिमांड। इसका मतलब है मैंने वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं और कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं और उसमें क्वेश्चंस ऐड ऑन कर देता हूँ। तो आप इसके साथ साथ एक काम और करिए, आप इसके साथ साथ वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड भी परचेस कर लीजिए, जो 402 रुपए का है एप्लीकेशन में जाकर, राइट। तो इससे क्या फायदा होगा, तो इससे ये फायदा होगा कि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड भी मिल जाएंगी
कि आखिर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, राइट। जिससे आपको क्या फायदा होगा कि आप लोगों को देखो थ्योरी यहाँ मिल गई और आपको एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे मिल जाए। चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि आखिर इनकम मेथड, आय विधि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो ऑन डिमांड के एमसीक्यू पता चल जाएगा। राधे, देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इनकम मेथड, आय विधि से नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है। आखिर इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर आप लोग आपस में बात करेंगे बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं है मेरी क्लास में। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट टॉक विद ईच अदर। इफ यू वांट टॉक देन टॉक टू मी। यदि आपको बातचीत करनी है तो मुझसे बातचीत करें, आपस में बातचीत ना करें। नाउ देखिए दोस्तों, आखिर ये इनकम मेथड, आय विधि कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जरा वो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। राइट नाउ देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनकम मेथड, आय विधि से नेशनल इनकम के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या मैं लाइव चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ ये बताइए। जल्दी से कमेंट करिए पहले, क्या मेरी क्लास चल रही है या नहीं। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज सारे लोग पहले मुझे बताइए, क्लास चल रही है या नहीं, जल्दी से कम ऑन। फिर मैं आगे चलता हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो एवरीवन, क्लास लाइव तो है ना।
हेलो एवरीवन, क्या क्लास लाइव हो गई क्या? हाँ भाई, क्या मैं ओके है सर? मेरे में तो वीडियो अनअवेलेबल। अब सही है? क्या मैं आ जाऊँ कैमरे के सामने? क्लास लाइव हो गई क्या? नाउ क्या आम आम हियर? राधे राधे। हेलो एवरीवन, थोड़ी सी टेक प्रॉब्लम हो गई। मैं तो देखो बहुत सारा पढ़ा भी दिया यार। ये देखिए, ए सॉरी, ये देखो इतना सारा मैंने पढ़ा भी दिया। तो मुझे लग रहा था कि लेकिन मैंने आप कुछ पढ़ाया नहीं अभी। सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहा था। नाउ क्या मैं लाइव हो गया ना अब? तो ये सारी क्लासेस में लाइव हूँ? जल्दी से मुझे बताइए। एक बार एक काम करो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो तो सब कुछ सही हो जाएगा जिसकी क्लास नहीं चल पा रही है, राइट? नाउ तो लाइव हैं आप। चलिए, तो हमने देखा लास्ट क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद मैंने बात की मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन-कौन सी विधियां हैं, राइट? तो अब जिस जिसकी क्लास नहीं चल रही है तो सब लोग एक बार टाइप कर दें कि लॉग आउट लॉग इन। सब लोग टाइप कर दें तो जो बच्चे सिर्फ कमेंट देख रहे हैं तो उन्हें भी पता चल जाएगा, राइट? नाउ तो दोस्तों जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब आ गई होगी। इनकम मेथड आय विधि से अब आ गई होगी। कैसे कैलकुलेट होता है जरा इसके बारे में देखें कि आखिर इनकम मेथड आय विधि से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जरा ध्यान से चीजों को सुनना और समझने की कोशिश। देखिए, इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको समझना होगा। अब तो आवाज आ रही होगी यार, बातें कर। नाउ आई थिंक द साउंड इज ओके। अब तो आवाज आ गई होगी। देखिए दोस्त, आ गई। कहाँ जाएगी? आना तो पड़ेगा ना। नाउ तो देखिए दोस्तों, तो इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज होती है उसे हम लोग कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट? जरा समझना, हिंदी माध्यम के भाई बहनों को भी समझ में आएगा। जरा ध्यान से सुन करना। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जो रोजगार, जो काम करते हैं, कर्मचारियों कर्मचारियों के कंपनसेशन को कहेंगे भुगतान। एक तरीके का भुगतान।
दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे ध्यान से सुनना, वेजेस। मैं अभी बता दूं, अभी आपका काम है सिर्फ सुनना, समझ में कैसे आएगा, कब आएगा, ये आपको भी पता नहीं चले, सिर्फ सुने। मैं फिर एक बार बोल दूं, सिर्फ सुने, समझ में अपने आप आ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले होता है वेजेस एंड सैलरीज पेड इन wages and salaries paid in cash and kinds। एक एक वर्ड को समझें दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जैसे टाइम्स कोचिंग में जो जो काम कर रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे वो टीचर्स हों, उन टीचर्स को, उन मैनेजमेंट के लोगों को जो मैं क्या देता हूं, कैश में सैलरी देता हूं या काइंड्स में। कैश में वेजेस एंड सैलरीज, मजदूरी, हिंदी माध्यम के भाई बहन, मजदूरी या वेतन, चाहे कैश नगद में मिले या काइंड्स वस्तु। तो जैसे मैंने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को क्या बोलते हैं, गाड़ी दे रखी है, तो वो आने-जाने का अपना गाड़ी से यूज़ करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ को मान लो किसी कंपनी ने फ्लैट दे दिया, टाइम्स कोचिंग इतना बड़ा नहीं है, किसी कर्मचारी को, किसी एम्प्लॉयी को हमने फ्लैट नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में ऐसा संभव हो सकता है, यदि हम लोगों ने अच्छी तरह ईमानदारी से मेहनत की तो। नाउ तो दोस्तों, अब हम जैसे कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं, तो वो अपनी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फ्लैट देती हैं, कुछ और सुविधाएँ देती हैं, तो उसे कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, मतलब वस्तु के रूप में। तो चाहे नगद के रूप में या वस्तुओं के रूप में जो एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है। नाउ नंबर टू, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। दोस्तों, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, वो जो अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मतलब जो रोजगार देने वाले लोग हैं, वो जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा हेतु जो स्कीम्स देते हैं। निहारिका सिंह, अब आपने अभी अभी बोला कि आप लेट हो गई और समझ नहीं आ रहा, तो क्या डैश समझ आएगा जब आप लेट हैं और ऊपर से आप लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से कमेंट कर रहे हैं। फालतू की बातें मत किया करो, नहीं तो भाई सही बता रहे, सवेरे सवेरे दिमाग खराब हो जाता। अपने आप ये लड़की कह रही है कि मैं लेट हो गई और जस्ट नेक्स्ट इसने कमेंट मार दिया, समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, तो थोड़ा ठंड पाओ भाई। जान जान कर भी मैं ऐसे बकवास कमेंट को इग्नोर नहीं कर पाता यार, लेकिन मुझे इग्नोर करना चाहिए, तब बढ़िया रहेगा ना। तो देखिए दोस्तों, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब है कि जैसे टाइम्स कोचिंग का मैं एम्प्लॉयर हूँ, राइट। तो मैंने अपने एम्प्लॉयज को उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी स्कीम चलती हैं, अगर आप दिमाग से सुनेंगे तो ये कुछ नहीं होता, पीएफ प्रोविडेंट फंड, या मान लो मैं इनके इंश्योरेंस में कुछ पैसा डिडक्ट करता हूँ, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता हूँ। पीएफ प्रोविडेंट फंड सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हो मुझसे सुने कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो हमारी सैलरी से एक पर्टिकुलर हिस्सा 10-12% एम्प्लॉयर काट लेता है, कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, और उसे बोलते हैं पीएफ प्रोविडेंट फंड। और वो हर महीने कटता जाता है, 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 और जब हम रिटायर होते हैं तो उसे कहते हैं ग्रॉस प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ। तो जब हर महीने जो पीएफ कट 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 हुआ, जैसे मेरी सैलरी है, मान लो मेरी सैलरी है 50,000, तो उसका 12% या 10% मान लो, हाँ, तो उसका क्या हुआ, डिडक्ट कर लिया मेरी कंपनी ने, काटा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा पीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उतना ही पैसा कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है,
जैसे मान लो 5,000 रुपए मेरे पीएफ में कटे मेरी सैलरी से, उतना ही पैसा मेरी कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी 5,000 और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। और हर महीने ऐसा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। लेकिन साल जब मैं रिटायर होता हूँ उस समय जब मैं रिटायर होता हूँ उस समय क्या होता है, वो ग्रॉस प्रोविडेंट फंड के रूप में मुझे बल्क में एक अमाउंट मिलता है, जिसे हम जीपीएफ कहते हैं। या मान लो इंश्योरेंस के लिए हर महीने कोई पैसा डिडक्ट हो रहा है मेरी सैलरी से, तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। किस लिए? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। अर्थात एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया कि जब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मतलब जब मैं बुढ़ा हो जाऊं और जब मैं रिटायर हूं, तो उस समय मुझे एक पैसा अमाउंट मिले जिससे मैं अपने लाइफ को सिक्योर कर सकूं, तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। हिंदी, इंग्लिश सभी भाई-बहन अच्छी तरह समझ गए होंगे मुझे। नाउ इसके अलावा दोस्तों यहीं पर एक और आइटम है जो इंक्लूड होता है। यहीं पर एक और आइटम है जो इंक्लूड होता है और उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट पेंशन। एवरीबॉडी क्या कहते हैं? रिटायरमेंट पेंशन। जब रिटायरमेंट के समय जब ज़िंदगी भर जब तक मेरी डेथ नहीं होती है, तब तक मुझे एक पेंशन मिलती है, कहते हैं रिटायरमेंट पेंशन। लेकिन जो सरकारी क्या बोलते हैं जो जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इनमें 1 जनवरी 2004 के बाद जितने लोग एम्प्लॉयी हो रहे हैं, जितने लोग भी काम पर जुड़ रहे हैं सरकारी नौकरी में, उन्हें पेंशन की सुविधा बंद कर दी गई है। लेकिन ये जो पेंशन की सुविधा है, ये डिफेंस में आज भी राइट। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहला जो मेन आइटम है इनकम मेथड का, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इनकम मेथड आय विधि से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमारे हिंदुस्तान में जो सीएसओ नेशनल इनकम कैलकुलेट करता था, जिसे आजकल हम लोग एनएसओ के नाम से जानते हैं, जिसे पहले सीएसओ कहते थे, तो पहले 2 ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका नाम था सीएसओ एंड दूसरा था एनएसएसओ। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और अब बना दिया गया है एनएसओ। तो अब नेशनल इनकम का जो डेटा कलेक्शन और डेटा कंपाइलेशन मतलब कि आंकड़ों को पूरे हिंदुस्तान से एकत्रित करना और पूरे हिंदुस्तान के उन आंकड़ों को कैलकुलेट करके कंपाइल करके कैलकुलेट करके नेशनल इनकम निकालने का काम आजकल किसका है? एनएसओ का है। तो एनएसओ देखता है कि पूरे हिंदुस्तान में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब आप लोगों ने सीखा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है कि सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश एंड काइंड। जो भी वेजेस और सैलरीज पूरे हिंदुस्तान को मिल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, चाहे वो नगद के रूप में चाहे वो काइंड के रूप में। दूसरा आप लोगों ने देखा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जितने भी एम्प्लॉयर हैं, ये अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो पीएफ हो, प्रोविडेंट फंड या वो इंश्योरेंस के रूप में हो। और तीसरी चीज़ हमने देखी रिटायरमेंट पेंशन। तो इन तीनों आइटम्स को मिलाकर बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द होल कंट्री, कि पूरे देश में 1 साल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना रहा। नाउ दूसरा आइटम जो इसमें इंक्लूड होता है इनकम मेथड में, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है इसका मुझे हिंदी तो नहीं पता। सरप्लस को हिंदी में बोलते हैं अधिशेष। सरप्लस को हिंदी में बोलते हैं अधिशेष। यूपीएससी के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक अलग से बैच है इंडियन इकोनॉमी के नाम से, श्वेता जी, तो आप वहां पर जाकर यूपीएससी के लिए इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं मैं पहले वो सिखाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है रेंट। रेंट आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी जैसे हमारा ऑफ़िस है जो रेंट पर है, तो जो हम रेंट पे करते हैं वो किसी न किसी की क्या बनती है? इनकम बनती है जाकर, रेंट हो गया। दूसरा दोस्तों रॉयल्टी, रॉयल्टी हो गई। जो लोग रॉयल्टी के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं रॉयल्टी के बारे में बताऊँगा कि रॉयल्टी क्या होता है। तो रॉयल्टी का मतलब होता है दोस्तों द लाइफ टाइम इनकम। रॉयल्टी का मतलब होता है द लाइफ टाइम इनकम फॉर इनोवेटिंग एंड स्टार्टिंग एनी न्यू थिंग। अगर आप कोई भी चीज़ को इनोवेट करते हैं, कोई भी चीज़ का नवाचार करते हैं या आप कोई भी चीज़ नई बनाते हैं और उसके लिए आप लोगों को अगर लाइफ टाइम इनकम मिले, जीवन भर आय मिले, तो उसे हम रॉयल्टी का नाम देते हैं।
अर्थात क्या? तो देखिए दोस्तों, तो रॉयल्टी का मतलब है जैसे मान लो मैंने एक कोई भी चीज़ इनोवेट करी या मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक काम करा, मैंने ये किया कि मैंने एक किताब लिखी मान लो और एक किताब लिखकर मैंने क्या किया किसी एक पब्लिशर, पब्लिशिंग एजेंसी को मैंने वो किताब दे दी। अब वो एजेंसी मुझसे कहती है कि सर जब भी ज़िंदगी भर आपकी इस किताब का जो भी सेलिंग होगी, जो भी इसका टर्नओवर होगा इसको बेचने से, उसका हम इतने परसेंट आपको लाइफ टाइम देंगे। दैट इज़ कॉल्ड रॉयल। तो लाइफ टाइम इनकम को हम बोलते हैं रॉयल्टी, राइट? नाउ इसके अलावा रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मैंने अगर किसी को पैसा दे रखा है, लोन दे रखा है, उसका जो इंटरेस्ट आता है तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट, मेरी एक कंपनी है जैसे टाइम्स कोचिंग, उसकी जो इनकम होती है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, उसे हम बोलते हैं लाभ, राइट? दोस्तों रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। इन चारों चीज़ों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पूरे इंडिया का। तो एनएसओ क्या करता है? पहले पूरे देश का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयी निकालता है, फिर पूरे देश में देखता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, रेंट से कितना पैसा आ रहा है, इनकम, ये इनकम मेथड है दोस्तों। रेंट से कितना पैसा आ रहा है, रॉयल्टी से कितना पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट से कितना पैसा आ रहा है और प्रॉफिट से कितना पैसा आ रहा है। इन सारी चीज़ों के बाद एक और इनकम यहाँ पर होती है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम और इसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित आय। एवरीबॉडी क्या कहते हैं इसे? मिश्रित आय। ना मिश्रित आय। दोस्तों अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ जैसे मैं थोड़ा दिमाग लगा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयी तो उन लोगों को मिलेगा जो लोग एम्प्लॉयी हैं अर्थात जो लोग नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात तो आप समझ गए हैं, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब वे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मैं यहाँ साफ साफ मेंशन कर रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है जो स्वयं अपने ऊपर निर्धारित होते हैं, राइट? जो स्वयं अपने ऊपर निर्धारित होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अर्थात जैसे अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर किसी डॉक्टर ने अपना एक खुद का क्लिनिक खोल रखा है और वहां पर वो क्या बोलते हैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, या मान लो एक बार्बर है, एक नाई की दुकान वाला है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। या मान लो एक पॉटरी मेकर है जो पॉट वगैरह बनाता है, घड़े बनाता है, तो पॉटरी मेकर, ये सब लोग क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। ध्यान से समझना, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी इनकम का आकलन ऊपर हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। ऑपरेटिंग सरप्लस आप समझ गए, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दोस्तों मैं बहुत डीप में इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी को इतनी बातें समझ में ना आए तो मैं बिल्कुल साफ साफ उनसे कहता हूं कि और कह रहा हूं कि आप लोग लोड ना लें। आप लोग लोड इसलिए ना लें क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप लोगों को एमसीक्यू के वीओडी में जाकर देखिए, पता चल जाएगा। तो मैं इस बैच के साथ-साथ आपको एमसीक्यू का वीओडी लेना अनिवार्य है, अगर आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है तो। नाउ इसके अलावा मैं दूसरी बात करना चाहूँगा कि अगर कोई एमसीक्यू वीओडी नहीं लेना चाहता है, तो आपका श्रद्धेय आपके ऊपर है। फिर आप एक काम करिए, कोई भी प्रैक्टिस किताब बाज़ार से खरीदिए और उस प्रैक्टिस किताब में जो क्वेश्चंस हों, उनको प्रैक्टिस करिए। तो उस जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप खटाखट इतने स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और एक टीचर का काम होता है सिर्फ इतना सा कि अपने स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट के प्रति का कॉन्फिडेंस डेवलप कर दें। दैट्स ऑल माय जॉब इज। तो मेरा यहाँ पर काम है कि इकोनॉमिक्स के प्रति आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप करना, आप लोगों के मन के अंदर उल्लास भरना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप कहें वाह जी वाह, मजा आ गया, और आप खटाखट 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 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। और जो क्वेश्चन सॉल्व ना करें तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप उस पर मैसेज करिए और मैं आपको सवाल सवाल का जवाब दे दूंगा।
देखिए दोस्तों, मिक्स्ड इनकम का मतलब हो गया वे लोग जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो स्वयं रोजगारी लोग हैं, उन लोगों की जो भी इनकम होगी उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। दोस्तों देखिए जरा निहारिका आप किस बैच में हैं? नाउ तो दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में एनएसओ क्या करता है? सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कैलकुलेशन करता है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस निकालता है, फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम मिश्रित आय निकालता है। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों का पूरे देश में कैलकुलेशन हुआ कि एक साल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो दोस्तों निहारिका जी आप किस बैच में हैं? ज़रा पहले ये बताइए। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से कितना पैसा आया और ऑपरेटिंग सरप्लस से कितनी इनकम आई और मिक्स्ड इनकम से कितनी इनकम आई? अब ज़रा ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश करना। देखिए, आखिर इनकम मेथड, आय विधि से नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? ओके। तो बिल्कुल आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और आज ही मैं सारे पीडीएफ्स इकोनॉमिक्स के आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है निहारिका जी? चलिए। देखिए दोस्तों इनकम मेथड में सबसे पहले निकला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पूरे हिंदुस्तान में देख लिया रिटायरमेंट पेंशन से कितना पैसा इनकम आ रही है और वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश एंड काइंड से कितना पैसा आ रहा है एंड जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो देख लिया। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में देख लिया रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी और प्रॉफिट से कितना पैसा आ रहा है। फिर मैंने देखा मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। जो भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जैसे बार्बर हो गए, पॉटरी मेकर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो इन सब का मैंने देखा कि मिक्स्ड इनकम मिश्रित आय कितना है। जब इन तीनों चीज़ों को हम ऐड करते हैं, जब इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी। अब ये एनडीपी एफसी क्या होता है इसको अभी के लिए आप छोड़ेंगे और ये मैं थोड़ी देर बाद या एक दो क्लास के बाद इसको समझाऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों जैसे आप लोग याद करो, जब मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड लास्ट क्लास में समझाया था तो मैंने कहा था आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड में ज़रा ध्यान से सुनना कि प्राइमरी सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन हुआ प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ प्लस टर्सरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, इन तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को जोड़ा और उसे मैंने बताया था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी क्या होता है अभी इसको भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाना बाकी है और अभी मैं आपको इसके बारे में बहुत शानदार ज्ञान दूंगा। अभी सिर्फ आपका काम है सुनना और समझने का काम क्या है आपके दिमाग का होगा और आपको कब समझ में आ गया ये आपको भी पता नहीं चलेगा। ये इकोनॉमिक्स का एक अलग से स्टाइल है और ये मेरे पढ़ाने का एक तरीका है और किसी को आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बोलो जय महाकाल। नाउ तो दोस्तों देखिए, तो जैसे जीडीपी अभी हम मैं समझाऊंगा इसी तरह से एनडीपी भी समझाऊंगा ये क्या होता है एफसी वगैरह, ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। नाउ जब हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाला, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला, मिक्स्ड इनकम निकाला, इन तीनों को ऐड कर दिया तो पूरे देश का जीडीपी निकला और इसको घुमाया फिराया और इससे निकाला हमने क्या? नेशनल इनकम। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि नेशनल इनकम निकालने का एक दूसरा तरीका होता है राष्ट्रीय आय निकालने का, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? इनकम मेथड, आय विधि। अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की और जो थर्ड मेथड है नेशनल इनकम निकालने का, और जहां पर थे उसी स्लाइड पे चलते हैं पहले। ना तो जो तीसरा मेथड है नेशनल इनकम निकालने का वो है एक्सपेंडिचर मेथड, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। जो भाई बहन हिंदी में है वे लिख सकते हैं व्यय, और इसी का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन मेथड, कंजम्पशन, और इसे हिंदी में कहते हैं उपभोग विधि। तो दोस्तों जो दूसरा मेथड है नेशनल इनकम निकालने का, तीसरा मेथड है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन मेथड, उपभोग विधि। अब आखिर ये एक्सपेंडिचर खर्च, तो आप जरा गौर से देखिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम मैं बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। दोस्तों ये जो एनएसओ
जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये हिंदुस्तान में नेशनल इनकम 3 मेथड से निकालता है। लक्ष्मी नारायण साइनी कह रहे हैं सर एक जोक सुना दो प्लीज। अगर सामने बैठा होता तो तुम्हारे कनबुज्जे में इतनी तेज थप्पड़ मारते कि तुम भूल जाते जोक होता भी क्या है जिंदगी भर के लिए। अबे डैश डैश डैश, तू यहाँ जोक सुनने आया कि इकोनॉमिक्स पढ़ने? देख रहे किस उल्लू प्रकार के लोग हैं। तुझे यहाँ पर क्या जोकर दिख रहा हूँ क्या मैं, जोक सुनाने वाला? अबे ये जोक वोक तू किसी और टीचर से सुना कर। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई का काम होता है और सिर्फ पढ़ाया जाता है। कान के नीचे ऐसा थप्पड़ मारूंगा तू भूल जाएगा जोक क्या होता। गधा कहीं का, जाके अपने घर पे सुन जोकरों से जोक। नाउ दोस्तों जरा ध्यान से सुनना कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से लास्ट क्लास में समझा दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जो प्राइमरी सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के हमने क्या किया, तो इन तीनों क्षेत्रों के हमने प्रोडक्शन उत्पादन को निकाला और देखा कि एक साल में जो भी टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन हुआ है उसकी वैल्यू को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद निकला जीडीपी और उस जीडीपी की सहायता से हमने निकाला नेशनल इनकम। ना दूसरा काम क्या है, दूसरा हमने वैल्यू, इसी का नाम दूसरा नाम है वैल्यू एडेड मेथड। इसके बारे में भी मैंने पूरा फॉर्मूला आपको समझाया था। वैल्यू एडेड मूल्य योग का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब समझाया मैंने। इसके बाद मैंने आज की क्लास में बताया कि इनकम मेथड आय विधि, आखिर इनकम मेथड आय विधि से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दिया कि आखिर इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, मिक्स्ड इनकम निकालते हैं और इन तीनों को जोड़ने के बाद बनता है एनडीपी। और इस एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद, इसे बोलते हैं एनडीपी। आखिर होता क्या है, ये मेरा काम है आप लोगों को आने वाली क्लास में समझाने का। तो दोस्तों एनडीपी की सहायता से फिर हम निकालते हैं नेशनल इनकम। अब चलते हैं तीसरा मेथड जिसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, उपभोग विधि, या इसका दूसरा नाम है दोस्तों कंजम्पशन मेथड। हिंदी में बोलेंगे क्या बोलते हैं, व्यय विधि एक्सपेंडिचर को, कंजम्पशन को उपभोग विधि। आखिर देखते हैं कि इस एक्सपेंडिचर मेथड या कंजम्पशन मेथड की मदद से कैसे नेशनल इनकम निकाला जाता है। राइट नाउ देखिए, तो हमारा जो तीसरा मेथड है, इसे एक्सपेंडिचर मेथड को अब हम सीख, एक्सपेंडिचर या इसी को कहेंगे कंजम्पशन मेथड, व्यय या उपभोग विधि। नाउ ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसको किताबी लैंग्वेज में ना समझाकर अपने खुद की लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। राइट नाउ देखिए, आखिर इस मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैसे निकलता है वो समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला आइटम इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है, देखिए तीन लोग होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। एक होता है कंज्यूमिंग सेक्टर, उपभोक्ता क्षेत्र, जैसे हम सभी लोग कंज्यूमर्स हैं। अब हम सभी लोग जब कंज्यूमर्स हैं तो हम लोग मिलकर बनाते हैं एक सेक्टर पूरी इकोनॉमी में, जिसे कंज्यूमिंग सेक्टर, उपभोक्ता क्षेत्र कहा जाता है। राइट नाउ हमारे बीच में ही एक दूसरा सेक्टर है जिसे हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहते हैं, या इसे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हो, या इसी को आप बिजनेस सेक्टर भी कह सकते हो। तो ये तीसरा सेक्टर होता है। राइट ओके रूपेश। तीसरा हमारे ही बीच एक और सेक्टर होता है जिसे हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। So actually these are the three sectors in the country which exist
ये 3 सेक्टर्स हैं, 3 क्षेत्र हैं देश में। एक हो गया उपभोक्ता क्षेत्र, दूसरा हो गया उत्पादन क्षेत्र और तीसरा हो गया हिंदी माध्यम के भाई-बहन इसको लिख सकते हैं उत्पादन क्षेत्र और तीसरा हो गया दोस्तों सरकार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। नाउ these are the 3 sectors in the economy। तो हमारा एनएसओ जो नेशनल इनकम निकालता है वो देखता है कि 1 साल के अंदर कंज्यूमिंग सेक्टर ने टोटल एक्सपेंडिचर व्यय खर्च कितना किया प्लस जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसने खर्च कितना किया प्रोडक्शन पर किसी भी चीज को बनाने पर। जैसे मेरे सामने ये डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड पर कितना पैसा खर्च हुआ। ये सामने कैमरा है, इस कैमरे पे कितना पैसा खर्च हुआ। साइड में कंप्यूटर रखा हुआ है, इस कंप्यूटर में कितना पैसा खर्च हुआ। तो ये दूसरी चीज देखी प्लस पूरे देश में गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया रोड्स बनाने में, डैम्स बनाने में, लोगों को सब्सिडी देने में, लोगों के स्कॉलरशिप देने में। तो दोस्तों अब ये जब तीनों क्षेत्रों का टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय निकाला गया कि उपभोक्ता क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हुआ, उत्पादक क्षेत्र के द्वारा कितना पैसा खर्च हुआ और सरकार के द्वारा कितना पैसा खर्च हुआ। जब इन तीनों सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन को जो टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ा तो उसे भी हमने कहा जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फिर इस जीडीपी की सहायता से हमने निकाला नेशनल इनकम। आखिर जीडीपी की सहायता से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक क्लास बाद बताऊंगा या वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ही समझाऊंगा। तो दोस्तों ये हो गया एक्सपेंडिचर के जरिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका सरल भाषा में। बुकिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा टफ है। अब मैं आपको चलता हूं वापस और मैं आप लोगों को बताता हूं कि नेशनल इनकम निकालने के ये 3 मेथड्स हमारे इंडिया में हैं। सबसे पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड, दूसरा मेथड इनकम मेथड एंड तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमारे एग्जाम में बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है या कौन सी विधि नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ विधियों के नाम पता होने चाहिए। तो मैंने ये आप लोगों को 3 मेथड्स को सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इनके अंदर बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश की और शायद आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं। तो ये 3 मेथड्स हो गए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दोस्तों। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हर साल हमारे हिंदुस्तान में जो एनएसओ है, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, ये एनएसओ हर साल इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकालता है। प्रोडक्ट मेथड से भी निकालता है, इनकम मेथड से भी निकालता है और एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालता है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इन तीनों मेथड से हर साल नेशनल इनकम निकाला जाता है और इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आती। बोलो राधे राधे। चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो या वो इनकम मेथड हो या वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम की एक ही वैल्यू आती है जिसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तीनों मेथड से एक ही नेशनल इनकम की वैल्यू आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आखिर प्रोडक्शन एक अलग चीज है, इनकम एक अलग चीज है और एक्सपेंडिचर एक अलग चीज है, आखिर इन तीनों से नेशनल इनकम की एक वैल्यू कैसे आती है। तो आइए अब उसे सिखाते हैं और आपके दिमाग और दिल के अंदर उतारते हैं। जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। नाउ अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक समझाने जा रहा हूं जिसे मैं इकोनॉमिक्स में कहता हूं क्या, तो मैं इसे कहता हूं थोड़ा-सा नीचे लिखना है। मैं थोड़ा-सा कैमरे को सेट कर दूँ? थोड़ा-सा ये कैमरा ना एक्चुअली क्या हो रखा है ये, थोड़ा-सा मुझे टाइम दो। कार्ड नाउ चलो ठीक है। दोस्तों देखिए, आखिर
इस टॉपिक अब हम एक वंडरफुल टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो बिटवीन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर सेक्टर इन इकोनॉमी। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर ऐसी इकोनॉमिक्स मिल जाए तो मुझसे बस एक बार नाम बता देना उस टीचर का, तो मैं भी पढ़ लूंगा। बोलो। तो दोस्तों मैं भी पढ़ लूंगा, फिर और अच्छा पढ़ाने लगूंगा। नाउ तो जरा ध्यान से सुनिए बस आप मेरी बात को। मजा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे ये भी पता है कि इकोनॉमिक्स एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, और मुझे ये भी पता है कि इकोनॉमिक्स को बच्चे उतनी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि यार ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से जाने वाला सब्जेक्ट। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स पढ़ने का नंबर आता है, मुझे ये भी पता है, क्योंकि दोस्तों बहुत साल हो गए यही काम करते करते। कम से कम कई लाख बच्चे मैंने पढ़ाए, और सिर्फ यही एक रीज़न है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें समझी कि देखिए सबसे पहले जब कॉम्पिटिशन को तैयार या जीएस की बात आती है, तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, साइंस को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, क्योंकि आपने क्या किया 10th तक एटलीस्ट साइंस तो पढ़ी है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10वीं तक हिस्ट्री भी पढ़ी है। पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10वीं तक पॉलिटी भी रही है। और रही बात ज्योग्राफी, वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एसएसटी में आपने ज्योग्राफी भी पढ़ी है। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो वो 11th और 12th का सब्जेक्ट है। अब जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में रहे, उनने इकोनॉमिक्स से बिल्कुल पाले ही नहीं पड़ा उनका, तो उन्हें इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता। अब जब आई बात आर्ट्स वालों की, जिन्होंने 11th-12th में आर्ट्स ली है, तो दोस्तों अब जब उनकी बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स अगर किसी ने ली है, तो सबसे कम नंबर उसके इकोनॉमिक्स में ही आए होंगे। बोलो एक बार राधे राधे। और अगर इकोनॉमिक्स वैसे लेते ही नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी से ज्यादातर करते हैं, हिंदी ले ली। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, और जो पढ़ते भी हैं उनके सबसे कम नंबर इकोनॉमिक्स में ही आते हैं। जब कंपटीशन तैयारी की बात आती है, तो आप सोचते हैं यार इकोनॉमिक्स तो मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैं इकोनॉमिक्स मैं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं झेल सकता इसको, और वो पढ़ते ही नहीं है और बिना पढ़े एग्जाम में जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने मेरी क्लास को सिर्फ आधा से पौन घंटे या 1 घंटे देख लिया, तो वो नाचने लगेगा। और दोस्तों अगर किसी ने 5-6 वीडियोस देख लिए मेरे, तो इकोनॉमिक्स उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा मेरी गारंटी है। मैं बिल्कुल ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, और मुझे आप लोग जल्दी से बताइए क्या मैं अपने शब्दों में सही बोल रहा हूँ या नहीं। 9th-10th में जो इकोनॉमिक्स है मनोहर, वो बिल्कुल भी छोटी सी इकोनॉमिक्स, उसमें कुछ होता नहीं है ऐसा। नाउ क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? अगर किसी ने मेरे 4-5 वीडियोस देखे, तो वो डेफिनिटली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट बिकेम द इकोनॉमिक्स। बोलो हाँ या ना? कि उसका अच्छे सब्जेक्ट्स में एक बढ़िया सब्जेक्ट होता है। सबकी पोल खुल गई यहाँ नाउ। तो दोस्तों देखिए, तो अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर मॉडल्स इन द इकोनॉमी, कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाहन विभिन्न क्षेत्रों के बीच। हिंदी में लिखिए कि अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाहन विभिन्न क्षेत्रों के बीच। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने का और मेरी बात को सुनने का और समझ। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो अलग-अलग सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर मॉडल्स के बीच सर्कुलर फ्लो क्या है। और याद रखिए हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि आखिर प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। थैंक्स यार अमरजीत कुमार, अमरदीप, इतनी बड़ी-बड़ी बातें मत बोलो यार। नाउ दोस्तों मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो मैं तो आपके पूरे ही वीडियोस देख रखे हैं। थैंक यू अनिल मीना। नाउ
अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आती है और उसके साथ-साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपको दूँगा। इसी को कहते हैं स्पेशल। क्या कहते हैं? स्पे तो अगर हमने लिखा है कि जीएस स्पेशल, हमने लिखा है इकोनॉमिक्स स्पेशल, तो स्पेशल का मतलब होता है कुछ इस तरह से पढ़ाना, कुछ वो चीज़ें देना आप लोगों को जो अमूमन आप लोगों को अदर क्लासेस में देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि एक सेक्टर होता है हमारे बीच में जिसे हम लोग कंज्यूमिंग सेक्टर का नाम देते हैं। एवरीबॉडी क्या होता है? कंज्यूमिंग सेक्टर। हिंदी में से उपभोक्ता क्षेत्र कहते हैं। तो एक कंज्यूमिंग सेक्टर हो गया, एक उपभोक्ता क्षेत्र हो गया और आप सभी भाई-बहनों को ये भी पता है कि एक और सेक्टर होता है जिसे हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहते हैं। एवरीबॉडी क्या कहते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। थोड़ा-सा मैं इसको दूर लिखूँ। राधे राधे चले आएँ, आएँ हरी राधे। दोस्तों, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है जिसे हम उत्पादन क्षेत्र कहते हैं। नाउ तो दीज आर द टू सेक्टर मॉडल्स। सब समझने की कोशिश करना। जो लोग बिल्कुल नहीं समझते उनके लिए कंज्यूमर उपभोक्ता, प्रोड्यूसर उत्पादक। जैसे आप लोग इस समय टाइम्स कोचिंग का बैच आपने परचेस किया तो आप लोग कहलाएंगे कंज्यूमर्स। मैं टाइम्स कोचिंग का क्या हूं? प्रोड्यूसर उत्पादक। तो दोस्तों ये दो क्षेत्र होते हैं पूरी इकोनॉमी में। जैसे मेरे सामने ये जो मार्कर है या मेरे सामने ये जो डिजिटल बोर्ड है या ये जो कैमरा है, तो जिस बंदे ने इस कैमरे को बनाया तो वो कौन हो गया? प्रोड्यूसर। और जिस बंदे ने इस कैमरे को खरीदा मैं, तो यहां पर क्या हो गया? कंज्यूमर। तो दोस्तों पूरे इकोनॉमी में दो क्षेत्र होते हैं, एक कंज्यूमर ग्रुप होता है, एक प्रोड्यूसर ग्रुप होता है, राइट? अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बीच एक सर्कुलर फ्लो है, एक चक्रीय प्रवाहन है। ये सर्कुलर फ्लो क्या है और कैसा है, जरा समझने की कोशिश करना, बहुत शानदार ज्ञान मिलने। देखिए दोस्तों, ये जो कंज्यूमिंग सेक्टर है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, एरो देखो कहां से कहां जा रहा है। ये कंज्यूमिंग सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है। क्या देता है? तो ये कंज्यूमिंग सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है, जैसे हम लोग कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या कहते हैं दोस्तों? फैक्टर सर्विसेज। हिंदी में कहते हैं साधन, साधन सेवाएं। जैसे दोस्तों मुझे टाइम्स कोचिंग को खोलना था, टाइम्स कोचिंग स्टार्ट करना था। तो अब टाइम्स कोचिंग को खोलने के लिए, टाइम्स कोचिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं हूं एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो मैंने कंज्यूमिंग सेक्टर से क्या लिया? लैंड ली। हिंदी माध्यम के भाई बहन लिख लें, भूमि। मैंने क्या लिए? लेबर्स लिए, जो लोग काम कर रहे हैं। मैंने क्या ली? कैपिटल ली, इनसे पूंजी ली। और मैंने क्या बनाया? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया। दोस्तों भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, इन चार चीजों को बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में फैक्टर सर्विसेज। हिंदी में बोलते हैं साधन सेवाएं। तो मैं जो इकोनॉमिस्ट, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, एक उत्पादक हूं। तो उत्पादन क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र से क्या लेते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं साधन सेवाएं, फैक्टर सर्विसेज। बोलो जी, क्लियर है? अब जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने कंज्यूमिंग सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लिए, भूमि ली, श्रम लिए, पूंजी ली, संगठन बनाया, तो इन्होंने अब इस सेक्टर को क्या दिया वापस? तो इन्होंने इस सेक्टर को क्या दिया? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन्होंने इस सेक्टर को दिया गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी माध्यम के भाई बहन लिख लें, वस्तुएं एवं सेवाएं। जैसे दोस्तों मान लो एक डिजिटल बोर्ड बनाने की कंपनी आई, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर।
राइट। और ये कंज्यूमिंग सेक्टर है, तो कंज्यूमिंग सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर इस डिजिटल बोर्ड बनाने वाली कंपनी को लैंड दी, जहां उसने फैक्ट्री बनाई, लेबर दिए जो काम करते हैं, कैपिटल पूंजी दी और एक ऑर्गेनाइजेशन दिया। और जब इस डिजिटल बोर्ड वाली कंपनी के पास इतनी सारी चीजें आई तो उसने बोला साधन सेवाएं, फैक्टर सर्विसेज। उसके बाद उसने प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया और दिए वस्तुएं, गुड्स। टाइम्स कोचिंग ने लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन लिए और आप लोगों को हम क्या दे रहे हैं? सर्विसेज, सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, जब ये कंज्यूमिंग सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं देता है, तो इसके बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंज्यूमिंग सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं देता है। और जरा ध्यान से सुनना, जब 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 इस दुनिया में क्या होता है, जरा ध्यान से समझ। जब भी ये कंज्यूमिंग सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देगा, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसके बदले कंज्यूमिंग सेक्टर को भी कुछ देगा। अब भाई, ये कंज्यूमिंग सेक्टर को प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या देता है? जो ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर ये कंज्यूमिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या देता है, तो उसे हम कहते हैं, मैं दूसरे मार्कर से लिखना चाहूंगा जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए और थोड़ा सा हौच पौच ना हो। देखिए, तो इसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम, और हिंदी में बोलेंगे साधन आय। अर्थात क्या? तो अर्थात ये, जरा ध्यान से सुनना, कि जब हमने कंज्यूमिंग सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दिए, तो इन फैक्टर सर्विसेज को यूज किया, प्रयोग किया ये उत्पादन क्षेत्रों ने, और इसके बदले वापस दिया फैक्टर इनकम, साधन आय। मतलब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरी क्लास में, बस दिल और दिमाग खोल के बैठिए और सुनने का काम करिए। समझ कब आ गया ये आपके दिल और दिमाग को भी पता नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। देखो दोस्तों, जब हमने लैंड ली तो इसके बदले हमने क्या दिया? रेंट दे दिया कि भैया किराया ले लो। जब हमने लेबर लिए तो इसके बदले क्या दे दिया? वेजेस दे दिया, मजदूरी दे दी। जब हमने कैपिटल दी, पूंजी, तो इसके बदले हमने इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज दे दिया। जब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो इसके बदले हम लोगों ने प्रॉफिट दे दिया, लाभ दे दिया। तो दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं फैक्टर इनकम, कहते हैं साधन आय। अब जरा एक और ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना और ध्यान से चीजों को देखना। जब 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 क्या हुआ? जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने कंज्यूमिंग सेक्टर्स को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया, और उससे पहले जब कंज्यूमिंग सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दिए थे, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में लाई कंज्यूमिंग सेक्टर के लिए। अब फैक्टर इनकम के जरिए, साधन आय के जरिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर कंज्यूमिंग सेक्टर को दे रही है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो एक तरीके से पैसा आ रहा है। एवरीबॉडी क्या आ रही है? इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है। और इस पैसे को इसने उठाया, और जो, ध्यान से सुनना बेटा, मजा ना आए तो मुझसे कहना, और मजा छोड़ो, समझ में ना आए तो मुझसे कहना। जब इन्होंने, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इन लोगों को रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के रूप में पैसा दिया, तो अब गुड्स एंड सर्विसेज जो इन्होंने मार्केट में उतारी, तो इस पैसे को इन्होंने इस गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या किया? खर्च किया। एवरीबॉडी क्या किया? खर्च किया। तो उसे कहेंगे कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में लिख लीजिए वस्तुएं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय। वस्तुओं एवं सेवाओं पर उपभोग व्यय, मतलब जो इन्होंने फैक्टर सर्विस, फैक्टर इनकम इसको इनको दिए, इन्होंने कंज्यूमर्स ने, मतलब हम लोगों ने इन गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या किया? ये पैसा खर्च किया। इसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय। तो दोस्तों, ये हो गया एक सर्कुलर फ्लो बिटवीन कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हिंदी में ये हो गया एक चक्रीय प्रवाहन उपभोक्ता और उत्पादन क्षेत्रों के बीच। मैं फिर से एक बार बताऊंगा
कि सबसे पहले उपभोक्ता क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को फैक्टर सर्विसेज साधन सेवाएं दी। लैंड, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इसके बदले इन्होंने प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने कंज्यूमिंग सेक्टर को वस्तुएं और सेवाएं दी, प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया। जब उपभोक्ता क्षेत्र ने उत्पादन क्षेत्रों को लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर सर्विसेज साधन सेवाएं दी, तो उसके बदले उत्पादन क्षेत्र ने इनको प्रयोग किया और लैंड के बदले रेंट दे दी, लेबर के बदले वेजेस एंड कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन के बदले प्रॉफिट। तो इसे कहा फैक्टर इनकम साधन आए। जब दोस्तों हमारे पास उपभोक्ता क्षेत्रों के पास पैसा आया, इनकम आई फैक्टर इनकम के जरिए, तो इस पैसे को उत्पादक क्षेत्रों के द्वारा दिए गए जो जो ये गुड्स एंड सर्विसेज थे, इन इन इस पैसे को उपभोक्ता क्षेत्र ने इन गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च किया, जैसे कहते हैं वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों ये हो गया एक सर्कुलर फ्लो। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कैसे प्रोड्यूस प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू एक आती है। तो जरा उसे समझेंगे कैसे आखिर प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए नेशनल इनकम की एक वैल्यू आती है। तो उसे ऐसे समझेंगे, देखिए दोस्तों ये है कंज्यूमिंग सेक्टर, छोड़ो दोस्तों, कैसे एक वैल्यू आती है जरा वो समझने की कोशिश करना। तो जरा ध्यान से देखना, जब यहां से यहां फैक्टर सर्विसेज गया, साधन सेवाएं गईं, तो दोस्तों यहां पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने किया प्रोडक्शन। तो पहला मेथड हो गया प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि, और उसका रिजल्ट देखो ये गुड्स एंड सर्विसेज। अब जरा ध्यान से सुनना, जब फैक्टर सर्विसेज उन्होंने दिए, तो अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने कंज्यूमिंग सेक्टर को फैक्टर इनकम दी, साधन आय दी, जिसे कहते हैं इनकम मेथड, दूसरा मेथड। और तीसरा, जब इनके पास इनकम आई और इन्होंने इस इनकम को इन वस्तुओं और सेवाओं पर किया एक्सपेंडिचर, ये देखो साफ साफ लिखा है उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये हुआ एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों प्रोडक्शन जब यहां फैक्टर सर्विसेज गया तो गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जब यहां पर फैक्टर सर्विसेज आई तो इन्होंने इसको वापस दिया फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, और इस इनकम पर किया खर्च। तो आपको दिख रहा है कि ये सर्कुलर फ्लो एक चक्रीय प्रवाहन है, और इस सर्कुलर फ्लो की वजह से पूरे हिंदुस्तान में नेशनल इनकम की एक वैल्यू आती है, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, या वो एक्सपेंडिचर मेथड हो। बोलो जय महाकाल। मजा ना आया हो और समझ में ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। और समझ में नहीं आया हो तो मैं एक एवेल्युएशन करता हूं दोस्तों, वो ये कि आज ही आप अपनी किताब कॉपी बंद कर दें और कोई और काम ढूंढ, क्योंकि आपके बस का नहीं है कि आप कंपटीशन क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इतने सरल मेथड से, इतने बेस्ट तरीके से मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में आपको कहीं और सीखने को मिलेगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बुराई जरूर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको इतने सरल तरीके से पढ़ाने से समझ में चीजें नहीं आ रही हैं, तो आप एक ही काम करिए, या तो आप योगा करिए या आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि योगा से ही होगा, या तो कभी नहीं होगा। तो दोस्तों बस ये मेरा डायलॉग याद रखिएगा। तो अगर आपको इतनी सी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, इतने सरल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों फिर आपको योगा की आवश्यकता है, क्योंकि फिर योगा से ही होगा। और दोस्तों अगर योगा से भी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये याद रखना। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे, और आप इतनी बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ गए कि देखिए सर्कुलर फ्लो दो सेक्टर मॉडल्स के बीच क्या होता है, और ये पूरी इकोनॉमी में इसी तरीके से चलता रहता है। जैसे यहाँ पर मैं प्रोड्यूसर हूँ और आप लोग कंज्यूमर हैं। तो जैसे मेरे कंपनी में, मेरे टाइम्स में दोस्तों लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों के बीच से ही लिया, और फिर मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, वस्तुओं और सेवाएं दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। जब मैंने लैंड ली, जो ऑफिस मैंने ले रखा उसका मैं रेंट देता हूँ, जो एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करते हैं उनको वेजेस देता हूँ, इस तरीके से चलता रहता है। राइट, दिवाली आ रही है तो उस पर मैं बोनस के रूप में प्रॉफिट को बांटूंगा अपना। अब जब मेरे पास ये सब चीजें आ गई, तो अब मैंने क्या किया, अब कंज्यूमर्स के पास, अब जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा आ गया कंज्यूमर्स के पास। अब जो मैंने सर्विसेज दी, जैसे आप लोगों ने अब उन सर्विसेज को खरीदा, तो एक्सपेंडिचर करा। तो पूरे इकोनॉमिक्स, पूरे इंडिया, पूरी कंट्री में इसी तरीके से इकोनॉमी, नॉट इंडिया कंट्री, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज में आई हो।
अब थोड़ा-सा आगे मूव करते हैं और ज़रा ध्यान से एक चीज़ को और समझ देखिए, अभी तो मैंने आप लोगों को कंज्यूमिंग सेक्टर, हिंदी में उपभोक्ता क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हिंदी में उत्पादक क्षेत्र। तो अभी तो मैंने आप ध्यान से देखिए 2 2 सेक्टर्स के बीच सर्कुलर फ्लो दिखाया। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एक और सेक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार का क्षेत्र। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो बिटवीन 3 सेक्टर मॉडल्स। 3 क्षेत्रीय प्रवाहन के बीच सर्कुलर फ्लो। पहले मैंने आप लोगों को कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट आपस में कैसे संबंधित हैं और क्या इनके बीच एक सर्कुलर फ्लो है, क्या फ्लो बनता है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें दोस्तों। जब मैंने इनको कंज्यूमिंग सेक्टर ने इनको गवर्नमेंट को क्या देते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं क्या? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं क्या? टैक्सवा। जब टैक्सवा हमने इनको दिया, सेम इसी प्रकार से प्रोड्यूसर्स भी गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्स। बोलो हाँ। तो प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, कंज्यूमर गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स। अब गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को इन टैक्स के बदले क्या देती है? तो गवर्नमेंट देती है ट्रांसफर पेमेंट, और हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानांतरण भुगतान। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं? स्थानांतरण भुगतान। अब आखिर ये स्थानांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। दोस्तों इसी प्रकार से जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इसको टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट इनको देती है क्या? तो गवर्नमेंट इनको देती है सब्सिडीज। अब ये दो नए शब्द आपके पास आ गए, एक ट्रांसफर पेमेंट, एक सब्सिडीज। तो पहले मैं ट्रांसफर पेमेंट का मतलब समझाऊंगा, फिर सब्सिडी का मतलब समझाऊंगा। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, आइए। ट्रांसफर पेमेंट स्थानांतरण भुगतान। ट्रांसफर पेमेंट स्थानांतरण भुगतान। सर जी नेक्स्ट क्लास से जिससे पहले क्लास लेते हैं उस तरह लीजिए। अमरदीप कह रहे हैं आप नहीं कैमरे के सामने होते तो ज़्यादा कंटेंट मिलता है और थोड़ा अच्छा लगता है क्लास। आई नो। देखिए रूपेश भी कह रहे हैं @अमरदीप। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैं ऐसे में बार बार कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, बार बार डिजिटल बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो इससे क्या है कि बहुत आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है और कंटेंट बहुत कम मिलता है। लेकिन जब मैं इनविजिबल होता हूँ, जब मैं दिखाई नहीं देता हूँ, तो मुझे देख के क्या तुम लड्डू लोगे क्या? मुझे देख के क्या करोगे? आपका काम है यहाँ पे कंटेंट लेना, आपका काम है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना। अगर मैं दोस्तों आपके वो वाली उस टाइप की क्लास ले रहा होता, तो अभी मैं इसके आगे भी निकल चुका होता और बहुत सारा ज्ञान आपको दे चुका होता। क्योंकि फिर मुझे बैठे-बैठे क्या करना होता है, सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेन, 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 तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को और सीखने को मिलती हैं। तो ये बात से मैं भी एग्री हूँ, बाकी कितने लोग एग्री हैं देखते हैं अभी, कमेंट आने दो। नाउ ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? पेमेंट कौन करता है? आपने देख लिया गवर्नमेंट करती है। किसको करती है? कंज्यूमर्स को करती है, राइट। तो दोस्तों ये जो पेमेंट है ये कौन करती है? ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट करती है। किसको करती है? कंज्यूमर्स को करती है। एवं मैं बता दूं, जिसके बदले ये सरकार को कोई सेवा
नहीं देते। नाउ दोस्तों ज़रा ध्यान सुनना, ट्रांसफर पेमेंट एक वो पेमेंट है जो कौन करता है? गवर्नमेंट। किसको करती है? कंज्यूमर्स को। एवं जिसके बदले कंज्यूमर सेक्टर सरकार को कोई सेवा नहीं देता। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले या आप लोग जनरली बताइए कि टाइम्स कोचिंग में जितने टीचर्स और जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो मुझे सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, जिसके बदले मैं उन लोगों को पेमेंट दे रहा हूं, पेमेंट दे रहा हूं। तो हमने ये देखा कि जब भी हम सर्विस दें, सेवा दें, उसके बदले पेमेंट मिलती है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को देती है और जिसके बदले कंज्यूमर गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं देते। मतलब मतलब दोस्तों ये, अब आप बोलोगे राधे राधे, स्कॉलरशिप। दोस्तों जैसे स्कॉलरशिप है, कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। किसको स्कॉलरशिप हिंदी में छात्रवृत्ति कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? कंज्यूमिंग सेक्टर को। जैसे मैं रिसर्च कर रहा था, मेरी रिसर्च अभी कंप्लीट हुई, इसीलिए अब मैं डॉक्टरेट हो गया। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई क्वालिफाइड द जेआरएफ एग्जाम, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड फॉर दैट आई गॉट द स्कॉलरशिप फॉर द 4 ईयर्स 2016 से 2020 तक गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दी, छात्रवृत्ति दी। तो क्या मैं गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा हूं? क्या मैं गवर्नमेंट को कोई सेवाएं दे रहा था? या स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं या कॉलेज में जो सरकार स्कॉलरशिप देती है, क्या वो सरकार को किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं? नहीं। तो बिना सेवा दिए अगर सरकार कोई भी पेमेंट हमें दे दे, कंज्यूमर्स को दे दे, तो उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। बोलो राधे राधे। नहीं बोल रहे राधे राधे तो अब बोलोगे। दोस्तों ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। अब दोस्तों बताइए, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उन्हें सरकार हर महीने एक पेंशन देती है। क्या वो सरकार को किसी भी प्रकार की सेवा या सर्विसेज दे रहे हैं? नहीं। तो उन्होंने सरकार को कोई सर्विस नहीं दी, उन्होंने सरकार को कोई सेवा नहीं दी और बिना सेवा दिए उन्हें पेंशन मिल गया। दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, और उसे हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट, हिंदी में कहेंगे स्थानांतरण भुगतान। तो दोस्तों ये हो गया एक सर्कुलर फ्लो बिटवीन कंज्यूमिंग सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। दोस्तों ये कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच का संबंध है। जब हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार हमें स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन के रूप में ट्रांसफर पेमेंट्स दे। इसी तरीके से अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को देखेंगे। तो जब हम लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर्स को, सरकारी क्षेत्र को, प्रोड्यूसर्स ने टैक्स दिया, तो ये लोग इनको देते हैं क्या? सब्सिडी। अब सब्सिडी की मीनिंग जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, कि सब्सिडी एक वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट करती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। ये तो आपको एरो में भी दिखाई दे रहा है कि देखिए आई हैव पुट इट द एरो फ्रॉम हियर टू हियर। दोस्तों इन इन द सब्सिडीज द गवर्नमेंट मेड पेमेंट टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सब्सिडी में सरकार ने प्रोड्यूसिंग उत्पादन क्षेत्रों को एक पेमेंट दी on behalf of the consuming sector. This is the complete meaning of subsidy. मतलब मैंने आपसे कहा कि सब्सिडी एक वो भुगतान है जो सरकार करती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को, एवं जिसके बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर सरकार करती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को कंज्यूमिंग सेक्टर्स के बदले। अर्थात वो पेमेंट जो किसको करनी थी? कंज्यूमिंग सेक्टर को करनी थी। किसने करी? प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ने करी। ओह कम ऑन। वो पेमेंट जो किसको करनी थी? कंज्यूमिंग सेक्टर को करनी थी। किसने करी? गवर्नमेंट ने करी। किसको करी? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को करी। दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। फिर से एक बार, सब्सिडीज एक वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट करती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को कंज्यूमिंग सेक्टर्स के बदले। दैट्स ऑल। मतलब चलो एलपीजी का केस ले लेते हैं। एलपीजी सब्सिडी। दोस्तों आप सबने सुना है कि सरकार एलपीजी पर सब्सिडी देती है, जो हमारे घर में गैस आती है, कुकिंग गैस।
तो एलपीजी सिलेंडर्स आपने देखे, तो सिलेंडर्स पर आप लोगों को सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअली एक एलपीजी सिलेंडर गवर्नमेंट को पड़ रहा है मान लो 900 रुपए का, लेकिन सरकार हम हमें हमें सरकार को देने होते हैं कितने, 600-700 रुपए, क्योंकि बाकी का पैसा सरकार हमारे अकाउंट में वापस डाल रही है ना। वो दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, वो अपन उज्ज्वला स्कीम आपने सुना ही होगा। एलपीजी के केस में वो बिल्कुल अलग है। इसके अलावा सरकार ने एक और स्कीम निकाली, जिसमें सरकार क्या कर रही है, सभी लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशम बोलते हैं। बहुत लंबा डिस्कशन होगा, 1 डेढ़ घंटे लगेंगे, तो मैं उसे समझाना नहीं चाहता। बस आप सरल भाषा में ये समझिए कि एक एलपीजी का सिलेंडर सरकार को पड़ता है 900 रुपए का। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 800 900 वॉट एवर, लेकिन सरकार हमसे लेती है सिर्फ 600 रुपए। 600 रुपए के लगभग, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, और बाकी का पैसा हमारे अकाउंट में वापस डाल देती है। तो वो पैसा अपनी तरफ से मिलाती है और किसको दे देती है, प्रोड्यूसर्स को। या आप लोग और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, सरकार किसानों को बीजों के लिए या सरकार किसानों को फर्टिलाइजर्स, उर्वरक के लिए देती है सब्सिडी। अर्थात क्या, कि सरकार ने किसानों को बीजों के लिए या उर्वरक के लिए सरकार ने सब्सिडी दी। मतलब एक जो खाद की बोरी है वो पड़ रही थी, वो है मान लो 1000 रुपए की, लेकिन सरकार किसानों से कहते हैं आप सिर्फ एक काम करिए, 600 रुपए दीजिए। 400 रुपए कौन मिलाता है, गवर्नमेंट मिलाती है। किसको देती है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। वो देने किसको थे, कंज्यूमिंग सेक्टर, किसानों को। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। तो सब्सिडी का मीनिंग आप बिल्कुल इतनी तरीके से समझ लीजिए कि वो पेमेंट जो कौन करे, गवर्नमेंट। किसको करे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। किसके बदले, कंज्यूमिंग सेक्टर के बदले। दैट्स ऑल। एक लाइन में फिर से, कि जो पेमेंट मुझे कंज्यूमर को करना था, लेकिन मेरी जगह कौन कर दे, गवर्नमेंट कर दे। और किसको दे दे, प्रोड्यूसर्स को। तो उसे हम कहेंगे सब्सिडी, उसे हम कहेंगे सब्सिडी। दैट्स ऑल राइट नाउ। तो ये हो गया एक सर्कुलर फ्लो, किस किस के बीच, कंज्यूमर्स के बीच, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच। बोलो समझ में आ गया? तो कमेंट करें जल्दी से और फिर मैं आगे बढ़ूं। नाउ अब मैं आप लोगों को एक और बढ़िया बात बताना चाहूंगा, और वो ये कि ये तो हो गया हमारा कंज्यूमिंग सेक्टर, ये तो हो गया हमारा कंज्यूमिंग सेक्टर, और ये हो गया हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। एक हो गया हमारा कंज्यूमिंग सेक्टर, एक हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर, और इन दोनों सेक्टर के बीच एक और सेक्टर होता है जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। क्या बोलते हैं, वित्तीय क्षेत्र। फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। दोनों सेक्टर के बीच एक और सेक्टर होता है जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब जितनी भी बैंक्स वगैरह हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो बैंक्स हो गई जितनी भी, बैंक वगैरह। अब दोस्तों हमारा और फाइनेंशियल सेक्टर का, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर का आपस में क्या संबंध है, आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो पैसा कमाते हैं, जो पैसा मिलता है, इस पैसे को यहां पर सेव करते हैं। बोलो राधे राधे। बचत। जैसे जो भी पैसा मैंने टाइम्स कोचिंग में कमाया, तो मैंने उठाया और बैंक में सेव कर दिया। अब बैंक क्या करती है, इसी पैसे को वापस हमें बोरोइंग्स के रूप में देती है। बोरोइंग्स मतलब सरल भाषा में लोन्स, मतलब ऋण। तो हमें ऋण देती है। बोलो हाँ या ना। दोस्तों ये हो गया दोस्तों इसके बीच एक कंज्यूमिंग सेक्टर और कंज्यूमिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के संबंध। हम अपना पैसा यहाँ सेव करते हैं और ये उसी पैसे को हमें लेंड करती है या लोन देती है। बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों ये हो गया इन दोनों सेक्टर के बीच रिलेशन। अब क्या होता है, देखिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जो पैसा कमाया वो भी यहाँ सेव कर दिया, सेविंग्स, और इसी पैसे को उठाया और उन्होंने बोरोइंग्स के रूप में यहाँ भी दे दिया। दैट इज कॉल्ड लोन। दोस्तों ये हो गया एक छोटा सा रिलेशन किसके बीच, एक कंज्यूमिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बीच। ये हो गया एक और सेक्टर के बीच संबंध। तो राधे राधे। मजा आया दोस्तों। अब मैं एक और सेक्टर के बीच रिलेशन बताऊंगा और उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। लो बेटा ज्ञान की गंगा बह रही है,
स्नान कर लो। बाहरी क्षेत्र एक्सटर्नल, हिंदी में लिख लेंगे बाहरी क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर। इसी को कोर इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब शेष दुनिया। इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं ये आएंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आएंगी शेष दुनिया अर्थात एक्सटर्नल सेक्टर अर्थात बाहरी क्षेत्र। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि आखिर कंज्यूमिंग सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर का क्या संबंध है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर का क्या संबंध है। राइट नाउ, अब दोस्तों जो कंज्यूमिंग सेक्टर है, अब ये हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं मैन पावर का। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा हो कछु। मैन पावर को एक्सपोर्ट करत जागो मतलब का, जागो मतलब हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग जो कंज्यूमर्स हैं ये क्या करत। सर जी मेरे विलेज के नेम ले लीजिए प्लीज, हरदी सम सही जानी मिर्जापुर यूपी, हरदी सही जानी, लो बेटा सुजीत ले लिया। दोस्तों जरा ध्यान सुनना कि अब जो कंज्यूमिंग सेक्टर है यहां से मतलब हम सभी लोग, बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करने जाते हैं, पूरे देश विदेशों में जॉब करने जाते हैं, तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मैन पावर को, एक्सपोर्ट करते हैं मतलब यहाँ से लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं। और दोस्तों जब हम यहाँ से कंज्यूमिंग सेक्टर पूरी दुनिया में काम करने जाते हैं तो इसके बदले वहां से एक्सटर्नल सेक्टर से क्या भेजते हैं, इनकम। तो यहाँ पे यहाँ से क्या आया, इनकम आई और यहाँ से पैसा आता है। और इसको अगर मैं बिल्कुल इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूं तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंस। दोस्तों जब हमने कंज्यूमिंग सेक्टर से एक्सपोर्टिंग मैन पावर, पूरे विश्व में मैन पावर एक्सपोर्ट हुआ, तो अब जब पूरे विश्व में जैसे मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो पूरे वर्ल्ड में काम कर अलग अलग देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई मान लो कनाडा में, कोई कहीं भी काम कर रहा है, कोई अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। अब वो जॉब करके वहां पे क्या, वहां से यहाँ से हमें क्या भेजते हैं, विदेशी आय। फॉरेन रेमिटेंस को हिंदी में लिख लीजिए विदेशी आय। तो यहाँ से वो यहाँ पर पैसा भेजते। तो ये संबंध हो गया कंज्यूमिंग सेक्टर के बीच और एक्सटर्नल सेक्टर के। बोलो समझ गए। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर कैसे रिलेटेड है, तो भैया प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है, वस्तुएं और सेवाएं बना रहा है। तो इसने प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने यहां पर क्या किया, तो इसने किया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हिंदी माध्यम के भाई बहन लिख लें निर्यात। ऐसे मैंने ये मार्कर बनाया या मैंने ये शर्ट बनाई, तो इस शर्ट को मैं हूं प्रोड्यूसिंग सेक्टर, शर्ट बनाकर मैंने क्या की, विदेशों में एक्सपोर्ट करी, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। इसी तरीके से प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इसी तरीके से प्रोड्यूसिंग सेक्टर को विदेशों से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बोलो राधे राधे, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ये संबंध हो गया एक्सटर्नल सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर का। एक एक दूसरा रिलेशन भी है, थोड़ा दिमाग लगाइए यार। जब हमने इसको एक्सपोर्ट किया तो ये क्या देगा, एक्सपोर्ट की पेमेंट करेगा। अरे बोलो यार, जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसकी पेमेंट आएगी। इसी तरीके से जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने एक्सटर्नल सेक्टर से इंपोर्ट आयात किया तो हम इंपोर्ट पेमेंट करते हैं। तो एक और संबंध होता है एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स एंड इंपोर्ट पेमेंट्स। मतलब जब हम निर्यात करेंगे विदेश में तो वहां से पैसा आएगा, तो निर्यात प्राप्तियां, हिंदी में एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स, निर्यात प्राप्तियां। और जब हम इंपोर्ट करेंगे विदेशों से मंगवाएंगे तो इंपोर्ट पेमेंट, विदेशों को पेमेंट देंगे। दोस्तों ये हो गया एक रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। तो फिर से पूरी क्लास को इस सर्कुलर फ्लो को मैं एक बार रिवाइज करता हूं और क्लास को यहां पे समाप्त करूंगा। नाउ सबसे पहले हमने कंज्यूमिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बीच एक संबंध देखा कि हमने इनको फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं दी, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दिए। जब हमने इनको कंज्यूमिंग सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दिए तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने फैक्टर इनकम दी। जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने फैक्टर इनकम दी तो इस इनकम को हमने इन वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च किया, जिसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये प्रोड्यूसिंग और कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमिंग सेक्टर के बीच एक रिलेशन हुआ, एक सर्कुलर फ्लो हुआ।
इसके बाद हमने बात करी कि प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर के बीच क्या संबंध होता है। तो हमने कंज्यूमिंग सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस दिए, इसके बदले कंज्यूमिंग सेक्टर ने हमें ट्रांसफर पेमेंट स्थानांतरण भुगतान दिया। इसका मतलब वो पेमेंट जो प्रोड्यू गवर्नमेंट से कंज्यूमर्स के पास जाए एवं कंज्यूमर्स गवर्नमेंट को कोई सर्विस ना दें, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ते जैसी चीज। इसी तरीके से प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स भी गवर्नमेंट सेक्टर्स को टैक्सेस देते हैं, कर देते हैं। लेकिन इन टैक्सेस को यूज करने के बाद अब जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सब्सिडीज देती है, और सब्सिडीज का मतलब होता है वो पेमेंट जो गवर्नमेंट करे प्रोड्यूसर्स को, लेकिन वो करनी किसको थी? कंज्यूमर। अब इसके बीच एक और सेक्टर होता है जिसे फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र बोलते हैं। तो हम लोग कंज्यूमर्स यहाँ पे पैसा सेव करते हैं और उसी पैसे को उठाकर ये हम ही लोगों को लोन्स के रूप में दे देते हैं। इसी तरीके से जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी इन लोगों को पैसा सेव करते हैं बैंक में, और ये बैंक इसी पैसे को उठाकर अन्य उत्पादकों को क्या दे देती है? पेमेंट दे देती है, लोन्स दे देती है। इसी तरीके से एक और सेक्टर होता है एक्सटर्नल सेक्टर, जैसे हम कहते हैं विदेशी क्षेत्र या कहते हैं बाहरी क्षेत्र या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के अलावा शेष दुनिया। यहाँ पर क्या होता है? कंज्यूमर सेक्टर से एक्सपोर्टिंग मैन पावर, यहाँ पे लोग जॉब करने जाते हैं और जब ये पैसा कमाते हैं तो यहाँ से फॉरेन रेमिटेंसेस के रूप में यहाँ पे पैसा भेज देते हैं। इसके बाद अब अगर हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर की बात करें तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर इनको चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, जो ये प्रोड्यूस किया उन चीजों को विदेशों में निर्यात कर दिया। अब जब निर्यात किया तो निर्यात का पैसा भी मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स, उसे हम कहेंगे निर्यात की प्राप्तियां। इसके अलावा ये जो इंपोर्ट है, जब बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे देश में जो विदेशों से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, और इन इंपोर्ट्स को, इन आयातों को के बदले हम इंपोर्ट पेमेंट करते हैं, आयात की भुगतान करते हैं। तो ये एक संबंध हो गया किसके बीच? ये एक संबंध हो गया एक हमारा कंज्यूमिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये हो गया सर्कुलर फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर मॉडल्स इन द इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक जो चक्रीय प्रवाहन है वो आप लोगों को देखने को मिला और वो हमने इसमें सीखा। तो हमने देखा कि नेशनल इनकम तीनों मेथड से निकलता है, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, या वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, और इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आती है। अगली क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे और वो क्या होगी? वो होगी जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, डीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। दोस्तों क्या बोला मैंने? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? इसको समझने के लिए अगली क्लास में आइए और समझेंगे नहीं, सीखेंगे और दिल और दिमाग दोनों में उतारेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। दोस्तों बाय।